लेक्चर सीरीज मॉडर्न इंडिया की। तो मॉडर्न इंडिया की लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने बेसिकली 1765 तक किया था, ठीक है। तो उसके बीच के जो आपके पास जितने गवर्नर जनरल्स हैं उनकी एक लाइन से मैं लिस्ट से बता दूंगा उनके काम। तो हमें बेसिकली 1857 तक पहुंचना है। 1858 के बाद का मेनली हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी एग्जाम है चाहे ये हो। और जो गवर्नर जनरल्स के इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि वो थोड़ा सा सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड भी होंगे और चीज़ों से रिलेटेड भी होंगे, तो मैं आज लॉर्ड वेलेस्ली से कराऊंगा। बाकी जो बीच का है वो इकट्ठे सारे गवर्नर जनरल्स करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है आपके पास, देखिए ध्यान सुनिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली जो है आपके पास आया था 1798 में। आपको 1798 में से बना के भेजा गया था गवर्नर जनरल, ठीक है, ऑफ आपके पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो आपके पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना के भेजा गया था इसे 1798 में और 1805 तक ये आया था, ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ, जो आपके पास क्या है, आपका जो लॉर्ड वेलेस्ली है जिस समय भारत में भेजा गया था उस समय ये कंडीशन हो रही थी कि जो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में कि जो फ्रांसीसी थे, जो फ्रेंच थे, वो मजबूत हो रहे थे, ठीक है। जो आपके फ्रेंच हैं वो क्या हो गए थे, मजबूत हो गए थे। और एंग्लो फ्रेंच जो आपके पास पंगा है वो कंटिन्यू था, ठीक है। जो फ्रेंच थे वो पावरफुल हो रहे थे। अब फ्रेंच जब पावरफुल हो रहे थे तो उसमें एक व्यक्ति उनका आ चुका था, उसका नाम था नेपोलियन, जो आपने सुना होगा। अब नेपोलियन उनका लीडर था फ्रांस का, और इससे भारत को डेंजर था, नेपोलियन से भारत को डेंजर था। तो लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत में आया तो इसने कुछ ऐसा तरीका निकालने की सोची ताकि आपके पास जो फ्रेंच संकट है, जो फ्रांस की का संकट है, फ्रेंच मिनेस है, उसे जो है क्या करा जा सके, ओवरकम किया जा सके। तो फ्रेंच मिनेस को और जो आपके पास फ्रांसी संकट है, इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया, इसने एक पॉलिसी लाई, उसका नाम था सहायक संधि, हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं सब्सिडियरी अलायंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। ये इसने पॉलिसी लाई, सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी लाई, ये लाया इसने। सब्सिडियरी अलायंस ने कहा कि भैया आप जो है बहुत फेमस है हमारी आर्मी, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, और अपना ये बहुत कुछ शो कर चुके थे डिफरेंट एरियाज में, लड़ाई जीत के, है ना, अपनी ताकत प्रूव कर चुके थे। आपके पास कौन, इंग्लिश फोर्सेस। तो उन्होंने कहा भैया हमारी अगर फौज चाहिए, ठीक है, दाएं मुड़ेगा दाएं मुड़, सैल्यूट मारेगा सैल्यूट मार, और हमारे इंडियंस फौजी। तो बोला प्रिंसली स्टेट्स को जिनको इंटरेस्ट है, दोज आर इंटरेस्टेड, जैसे आज की डेट में कंपनी करती है आउटसोर्सिंग, बिजनेस में करती है ना, आईटी कंपनीज दूसरी कंपनीज के सॉफ्टवेयर बनाती हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारी फोर्स लेने के लिए तो आप क्या करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो। आपको एक संधि पे साइन करना पड़ेगा, उसका नाम होगा सहायक संधि, या आपके पास सब्सिडियरी अलायंस। इस सब्सिडियरी अलायंस में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसमें अगर आप लोग ब्रिटिश फोर्सेज लेते हैं तो आप जो है हेल्प ले सकते हो, ठीक है, इंग्लिश फोर्सेज की आप हेल्प ले सकते हो। जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्स है, इंग्लिश फोर्सेज, उसकी हेल्प ले सकते हो। नोट्स बनाते रहना, साफ साफ बोल रहा हूँ, साफ कॉपी बना लो, एक बिल्कुल फेयर कॉपी, एक तो रेड पेन रखना, एक ब्लू पेन रखना, ठीक है, और अपने बढ़िया से नोट्स बनाओ, उन्हें बाद में रिवाइज करना। आपके थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेना, काम हो जाएगा। सारा कोर्स मैं कराऊंगा, घबराओ मत, आपको बस मुझे फॉलो करना है, रेगुलर फॉलो करना है, ठीक है। जो रेगुलर फॉलो करेगा उसको सिलेक्शन होगा, गारंटी मैं देता हूँ, अगर वो ढंग से पढ़ेगा तो नाउ कम टू द पॉइंट। वैसे गारंटी कौन किसी की क्या ले सकता है, पर हाँ पढ़ोगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ये तो एक नीतिगत चीज़ें हैं, गाइड मैं कर सकता हूँ कि चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ानी है। तो आपके पास जो इंग्लिश फोर्सेज हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसकी हेल्प, आप इंग्लिश फोर्सेज को यूज़ करते हो, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हो। कंडीशन क्या है, आप इन लिeu ऑफ लैंड, जो आज की डेट में कैंट का सिस्टम बना है वो यहीं से स्टार्ट हुआ, एंड आपके पास मनी, उसको आपका जो अपकीपिंग के लिए आपकी जो मनी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, उसको रखने के लिए, रख रखाव के लिए उसको पैसा देना पड़ेगा, और ज़मीन देनी पड़ेगी, स्टेशन करना पड़ेगा, और एक रेजिडेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, रेजिडेंट, एक रेजिडेंट भी अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। रेजिडेंट क्या होगा, एक अंग्रेज होगा अफसर, जो कि आपकी राजधानी में रहेगा, जो भी आपके पास देसी राजा सहायक संधि पे साइन करेगा। तो सहायक संधि पे साइन करने वाला जो फर्स्ट स्टेट था वो आपके पास कौन था, फर्स्ट स्टेट जो था वो आपके पास था हैदराबाद। याद रखिएगा, हैदराबाद के निज़ाम जो था वो पहला स्टेट था जिसने सहायक संधि पे साइन किया था, ठीक है। तो आप लोग जो है सब्सिडियरी अलायंस इसने जो है ऑफर करी, आप जो है क्या कर सकते हो, उसके बदले में क्या करोगे, आप हेल्प नहीं लोगे, किसके साथ, अदर यूरोपियन से आप हेल्प नहीं लोगे, अदर यूरोपियन के साथ हेल्प नहीं लोगे, ठीक है। ये भी कंडीशन है, आप हेल्प नहीं लोगे, उनकी हेल्प नहीं ले सकते। जैसे आप ये नहीं कि फ्रांसीसी की मदद लेने लग जाओगे। इसके अलावा आपके पास अफेयर्स में आपका इंग्लिश इंटरफेयर नहीं करेंगे, इंग्लिश इंटरफेयर, नो इंग्लिश इंटरफेरेंस,
ये इसमें है, ये आपके पास कह रहा है, ये आपके पास सब्सिडी एयरलाइंस की पॉलिसी है, ठीक है। अब सब्सिडी एयरलाइंस से पहला कौन है? हैदराबाद। इसी तरीके से कई राज्यों पे सब्सिडी एयरलाइंस की पॉलिसी थोपी गई या कह सकते हैं ऑफर की गई। अब देखो ये लॉर्ड वेलेस्ली जो है ये किसी भी मूड में नहीं था फ्रांसीसियों के संकट को इनवाइट करने के लिए। तो आपके पास जो हैदर अली थे, ठीक है, और टीपू सुल्तान, तो पहले हैदर अली, ये मैसूर वाले हैं, और इसका बेटा टीपू सुल्तान, इन्होंने अंग्रेजों के साथ मोर्चा खोल रखा था। टीपू, देखो 4 इनकी लड़ाइयाँ हुई हैं, ध्यान सुनना। पहली है 1767 से 69 के बीच में, और इसने अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हल्के में ले लिया था। किसको? हैदर अली को। और फर्स्ट वाली जो है आपके पास, आपके जो हैदर अली की जो फोर्स थी वो सीधे पहुंच गई थी मद्रास, और ट्रीटी ऑफ मद्रास की ह्यूमिलेटिंग, आपकी शर्मनाक ट्रीटी हुई थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कह सकते हैं बेइज्जती करवा दी थी। ऐसी ट्रीटी करनी पड़ी थी 1769 में, ट्रीटी ऑफ मद्रास, और इसके बाद नो रिजल्ट, और ट्रीटी ऑफ मद्रास की संधि हो गई थी। दूसरी वाली हुई थी, इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे, घबराना बिल्कुल मत। इस तरह की जो जितनी भी वॉर्स है मराठा के साथ और मैसूर के साथ, ये सब पढ़ेंगे। 1780 से 82 के बीच में हुई थी, ठीक है। इसमें आपके पास हैदर अली की डेथ हो गई थी और टीपू सुल्तान स्टार्ट हो गया था, ठीक है जी। थर्ड वाली जो हुई थी वो आपके पास हुई थी कॉर्नवालिस के समय में 1792 में, टीपू ही था। और जो फोर्थ हुई, अब ऐसा कहा गया कि जो टीपू सुल्तान है वो मदद कर ले रहा है, तो टीपू सुल्तान मदद ले रहा है, मैसूर वाला जो टीपू सुल्तान है वो मदद ले रहा है। किसकी मदद ले रहा है? आपकी फ्रांसीसियों की, ये बोला गया। और 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या करा? आपका टीपू सुल्तान को डिफीट कर दिया और मार दिया, ठीक है। और जो ओरिजिनल जो राजा था मैसूर के, हिंदू राजा आपके वॉडियार डायनेस्टी के, उनको बैठा दिया गया, उनको बादशाह बना दिया गया, मतलब वहाँ का राजा बना दिया गया। कहाँ का? मैसूर का, मैसूर राज्य का। तो टीपू सुल्तान को इसने हरा दिया, और आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो है के साथ आपका मैसूर का जो दबदबा था वो खत्म हो गया, फोर्थ एंग्लो मैसूर। और वहाँ पे जो है आपका वॉडियार डायनेस्टी, बड़ी बेहतरीन कहानी है, मज़ेदार, बताऊँ। ऐसा बोला जाता है, चुटकुले वाली कहानी है, इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा, ऐसा बोला जाता है कि जो विजयनगर था, विजयनगर साम्राज्य सुना होगा आपने, तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य था, उससे आपका जो मैसूर का राजा था उसने धोखा किया था, जो पहला राजा होगा। तो उस जो मैसूर, आपके जो विजयनगर की जो रानी थी, उसने श्राप दिया था। ऐसा बोला जाता है कि आपके घर में कोई संतान नहीं, बेटा नहीं होगा। तो 400 सालों तक जो भी राजा बनता था उसके घर में बेटा नहीं होता था, ऐसा कहते हैं लोग। 2017 में जाके जो है वो श्राप टूटा है। कहाँ पे? आपका मैसूर में, वॉडियार डायनेस्टी में। हालांकि उसके बाद हैदर अली ने इस पर टेक ओवर कर लिया था। फिर 1799 में आपका टीपू सुल्तान को ख़त्म कर दिया, और लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर में किसको बैठा दिया? आपका जो ओरिजिनल वॉडियार डायनेस्टी, वॉडियार जो साम्राज्य था, उसका जो राजकुमार था, उसको गद्दी में बैठा दिया। ये हुआ फोर्थ आपके एंग्लो मैसूर वार। इसके अलावा देखो क्या हुआ, आपके पास जो मराठा थे, मराठा में क्या हुआ था? मराठों के साथ भी, मराठा बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका था। 1761 में तीसरी पानीपत की लड़ाई हुई थी, जिसमें मराठा हार गए थे अहमद शाह अब्दाली से। उसके बाद थोड़ा मराठा कमजोर हुए, फिर दोबारा रेस किए। जब वो दोबारा रेस किए तो क्या हुआ, आपके पास वहाँ पर आपस में राजा बनने के लिए थोड़ी लड़ाई, पेशवा बनने के लिए आपके बहस होने लग गई। तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हम अलग से पढ़ेंगे, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक बाजीराव टू नाम का व्यक्ति था, वो पेशवा बना था। पेशवा मतलब मराठों का प्रधानमंत्री, पेशवा बना था। और 1748 में इनकी संधि के बाद, शिवाजी के वंशज से संधि के बाद, ये क्लियर हो गया था कि आपके पास जो पेशवा हैं वो ही होलसोल एक्टिंग काम करने वाले होंगे, राजा सिर्फ कहने के लिए होगा। अब बाजीराव टू जो था, ये पेशवा बना था। इसने क्या करा, इसने अपने ही जो सरदार थे, ठीक है, मराठा बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो उसमें छोटे छोटे थे, जैसे ग्वालियर में सिंधिया थे, ठीक है, इसी तरीके से आपके पास होलकर थे, ठीक है, कहाँ पे? इंदौर में, मध्य प्रदेश में। ग्वालियर में सिंधिया, नागपुर में भोसला, गुजरात में गायकवाड़, और अपने आप ये कहाँ पे रूल करते थे? पुणे में, पेशवाज। इस तरह के आपका सतारा नाम की जगह पे शिवाजी के वंशज रहा करते थे। तो जब बाजीराव टू था, ये क्या करता था, अपने ही आपस में जो सरदार थे, सिंधियाज हो गए है ना, या आपके पास होलकर्स हो गए, गायकवाड़ हो गए, जिनके नाम लिए मैंने, ठीक है, इन्हें आपस में क्या करता था? आपस में भिड़वा के रखता था। इसी क्रम में इससे
कुछ ऐसी इससे हत्या हो गई एक की, इसके बारे में बाद में कभी डिस्कस करेंगे जब मराठा पढ़ाऊंगा। तो इससे लोग, इसके जो मराठा साम्राज्य वाले थे वो नाराज़ हो गए और इसकी शिकायत लेके चला गया आपका बॉम्बे। आपको पता है इनके 3 मेनली जगह बन गई थी, किनकी? अंग्रेज़ों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। एक थी मद्रास, एक थी बॉम्बे और एक थी कलकत्ता। तो ये बॉम्बे गया क्योंकि पुणे के पास है, और बॉम्बे में जाके इसने बोला कि मेरी हेल्प करो, और एक ट्रीटी साइन करी। उसका नाम था ट्रीटी ऑफ बेसिन, बेसिन की संधि 1803 में। और जो बाजीराव पेशवा था 2 वाला, नंबर 2 पेशवा 2 जो बताए थे शुरुआत में, बाजीराव 1 जो आपके बालाजी विश्वनाथ वाला पिछले वाले एपिसोड, पिछले वाली क्लास में जो बताया था वो अलग है। तो इसने ट्रीटी ऑफ बेसिन करी और अपना जो है काफ़ी, अपना जो कह सकते हो वर्चस्व जो है वो कुर्बान कर दिया। किसके सामने? लॉर्ड वेलेस्ली के सामने। तो याद रखना सब्सिडी एयरलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट, कभी एग्जाम में पूछेगा। पहला सब्सिडी एयरलाइंस कौन है? आपका हैदराबाद है। इस तरीके से अवध वगैरह पे भी सब्सिडी एयरलाइंस थोपा गया। मैसूर का इलाज कर दिया गया, टिप्पू सुल्तान की जो है हरा के, उनको मार के, उसके बाद जो ओरिजिनल हिंदू डायनेस्टी थी वॉडियार, उसको गद्दी में बैठा दिया। इसके अलावा आपका बाजीराव 2 जो था उसे क्या करा गया? उसके साथ ट्रीटी ऑफ संधि की गई। उसके बाद सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुई। दूसरी आपके पास पहली वाली काफ़ी पहले हुई है, उसके बारे में कभी बात करेंगे जब मराठा वॉर पढ़ाऊंगा। तो और इसके बाद जो है आपके मराठों का दबदबा बिल्कुल कमज़ोर हो गया। ये आपके पास हुआ था, ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। ठीक है, अब लॉर्ड वेलेस्ली के बाद जो बताया मैंने आपको, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी आपके पास किसने करी है? वेलेस्ली ने। इसके बाद आपके पास आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स, आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के आता है 1813 से 1823। इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इसने देखो क्या करा, पहला जो इसने काम किया, वो पहला काम किया इसने गुरखा जो थे नेपाल के ना, तो एंग्लो नेपाल वॉर जिसे हम लोग बोलते हैं, एंग्लो गुरखा वॉर जिसे हम लोग बोलते हैं, एंग्लो नेपाल वॉर। तो देखो ध्यान सुनना, एंग्लो नेपाल वॉर में क्या था, आपके पास ये उत्तराखंड है, ऐसे देखा होगा आपने, ऐसे करके देखो, ध्यान सुनना, ऐसे करके है ना, ये उत्तराखंड है, ये आपका नेपाल है, ये आपका सिक्किम है, और ये आपके पास है अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। अब देखो यहाँ पे आपके बंगाल में कौन है? आपके बंगाल में कौन है? आपके ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब देखो क्या किया इन्होंने, ये जो नेपाल था, नेपाल ने अपनी वॉर स्टार्ट कर दी थी, अपनी आर्मी को संगठन करके बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले इन्होंने पूरे नेपाल को एकीकृत किया, ये अलग अलग गढ़ों में था, अलग अलग टुकड़ों में था। इसको एकीकृत करने के बाद इन्होंने अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया। 1792 में इन्होंने क्या करा, कुमाऊं पे आक्रमण किया। ये कुमाऊं और गढ़वाल, उत्तराखंड 2 भाग में टूटता है। पहला आपके पास होता है कुमाऊं पोर्शन जो ईस्ट वाला होता है, और वेस्ट वाला होता है उसका नाम होता है गढ़वाल। इसने क्या करा, आपका कुमाऊं पे लड़ाई करी और कुमाऊं हार गया। इसके बाद इन्होंने गढ़वाल की तरफ चढ़ाई करी। जब गढ़वाल की तरफ चढ़ाई करी तो गढ़वाल के राजा ने इनकी फोर्सेस को रोक दिया, हरा दिया। इसके बाद ये दोबारा से 1803 में दोबारा बढ़े, और यहाँ पे जो गढ़वाल का एरिया था, ठीक है, ये गढ़वाल वाला जो वेस्टर्न उत्तराखंड का जो एरिया है, यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था, और आपके पास जो गुरखा फोर्सेस थी उन्होंने यहाँ के राजा को, गुरखा जो गढ़वाल का राजा था उसको हराकर और अपनी विजय प्राप्त करी, और आगे की तरफ बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद जो है ये आपके हिमाचल क्रॉस करते हुए जब पंजाब पहुंचे तो पंजाब में सिखों ने इन्हें हराया। अब ये आपके पास ये क्या परेशान कर रहे थे, ये अंग्रेजों के एरियाज में भी इंटरफेयर कर रहे थे, ये ईस्टर्न। तो क्या हुआ, आपके पास अवध के नवाब से इन्हें, किसको, अंग्रेजों को कुछ जिले मिले थे, जैसे बहराइच नेपाल बॉर्डर के आसपास में, गोरखपुर, ठीक है, गोंडा, ठीक है, ये जो है ये बस्ती वाला इलाका, ये सब आपके नेपाल बॉर्डर के इलाके इनको मिले थे। किसको मिले थे? आपके अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। किससे? आपके अवध के नवाब से। तो ये इनके जो नेपाली थे ऑटोमेटिकली बिकेम देयर बॉर्डर शेयरिंग पार्टनर्स, तो इनके एरियाज में भी इंटरफेयर करते थे। फाइनली क्या हुआ, आपके पास एंग्लो गोरखा वॉर हुई। एंग्लो गोरखा वॉर होने के बाद आपके जो गुरखा थे उन्हें हराया। देहरादून में एक जगह है, नाला पानी नाम की जगह है, तो यहाँ पे आपका बैटल हुई, और आपके पास उस बैटल में किसको हरा दिया, आपके गुरखास को हराया, और वो फाइनल वन ऑफ द फाइनल बैटल है। और डिसाइड किया गया कि उत्तराखंड का जो ये आपका एरिया है, ये कैसे डिसाइड होगा। अंग्रेजों ने कहा कि जो उत्तराखंड का एरिया है वो आपके पास काली रिवर, यहाँ से नेपाल की बाउंड्री स्टार्ट होगी, फिजिकल बाउंड्री, और ईस्ट में आपके मेची रिवर। कौन सी रिवर? मेची रिवर। और जो मेची और काली रिवर के बीच का जो एरिया होगा वो नेपाल कहलाएगा।
आपके पास मेची रिवर और काली रिवर के बीच का जो एरिया होगा ये नेपाल कहलाएगा। और ये ट्रीटी हुई थी, इसका नाम था 1816 की ट्रीटी ऑफ संगौली। 1815 में साइन हुई और लागू हुई 1816 में। और एक ब्रिटिश रेजिडेंट, एक ब्रिटिश अधिकारी जो है अपॉइंट कर दिया गया नेपाल की राजधानी में एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंग्लिश। तो 1816 में आपके पास ट्रीटी ऑफ संगौली हुई। उसके बाद इनको एक बेनिफिट ये हुआ कि अंग्रेजों को गोरखा फोर्स मिल गई, जो कि भारतीयों के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि उनका देशभक्ति वाला फिनोमिनन इंडियंस के लिए नहीं हो सकता, ये ब्रिटिशर्स का मानना था। और उन्होंने गोरखा बटालियंस को जो है हायर करना शुरू कर दिया, किसके लिए? अपनी फोर्सेस के लिए। तो अब देखो ध्यान से सुनना, ये ट्रीटी ऑफ संगौली हुई नेपाल के साथ लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, ठीक है। तो आपके पास एंग्लो नेपाल वॉर हुई। और इसके बाद देखो ध्यान सुनना, अभी आपने रिसेंट में सुना होगा कि नेपाल जो है अपना ये पोर्शन क्लेम कर रहा है। तो कह रहा है कि जो ऊपर वाला नॉर्थ वाला जो काली रिवर का है वो वाला पोर्शन जो है लिपू लेक के आसपास में, वो हमारे पास आता है। उन्होंने अपना नेपाल का नया मैप बना दिया। हम लोग उत्तराखंड का ऐसे बनाते हैं, इंडिया का मैप कभी आप गूगल में देखोगे ऐसा बनता है। तो नेपाल वाले जो है इसको भी आप शो करने लगे ऐसे करके, ये एरिया लिपू लेक काला पानी वाला एरिया जो है इसे शो करने लगे हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, ये हुआ। इसके अलावा क्या किया इसने, देखो ध्यान से सुनिएगा। इसने लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गया, एक ट्राइब थी उसका नाम था पिंडारी। इसे क्या करते थे, ये फ्री वॉरियर्स होते थे, फ्री वॉरियर्स। ये कहते थे जिनके साथ लड़ने जाते थे इनको बोलते थे भाई तुम क्या करना, तुम लड़ाई करो, हम अपने बंदे भेजेंगे फ्रीलांसर और वो लड़ने जाएंगे तुम्हारी तरफ से, जैसे मराठा है तुम्हारी तरफ से लड़ने जाएंगे। उसके बाद हमें बस कुछ दिन का समय दे देना और हम क्या करेंगे, आपकी लड़ाई खत्म होने के बाद लूट मचाएंगे। 3-4 दिन तक जब लूट मचेगी तो उसमें हम जो पैसा होगा वो बूटी हम कमा लेंगे, पैसा कमा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो पिंडारीज थे ना, इसको इसने क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। पिंडारीज को कर दिया सप्रेस। वीर मूवी में दिखाया ना, कौन सा था वो गाना है ना सलमान खान वाला, तो वीर, तो उसने बड़ा ब्रांड बना दिया है पिंडारीज। तो पिंडा नाम की जो ड्रिंक पीते थे मराठी में, इस वजह से उनका नाम पिंडारीज है। और इन्हें बार्बरिक माना जाता था, तो इन्हें क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। दूसरा काम इसने ये किया। तीसरा काम क्या किया इसने, तीसरा काम जो किया पिंडारीज के बाद वो ये किया कि आपके पास जो बाजीराव टू था उसको बड़ा बुरा लगा। 1803 में जो आपके पास ट्रीटी उसने करी थी, बाजीराव टू जो था उससे बुरा लगा। और फिर इसने दोबारा से जो है सिंधिया से मिलके कॉन्फेडरेसी बनाई मराठाओं की और फिर लड़ाई शुरू करी, जिसे हम लोग थर्ड एंग्लो मराठा बोलते हैं, थर्ड एंग्लो मराठा। और इसमें क्या हुआ, आपके पास मराठा फोर्सेस हार गई बुरी तरीके से। तब तक अंग्रेज बहुत ताकतवर हो चुके थे, ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी ताकतवर हो चुकी थी। और आपके पास 1817 में इनका वर्चस्व खत्म हो गया, किसका, मराठास का। तो मराठास बुरी तरीके से डिफीट हो गए और जो बाजीराव टू था उसे पेंशन में डाल दिया, ठीक है। और सिंधिया से भी ट्रीटी कर ली। इसी वजह से 1857 में सिंधिया ने सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है, एंटी इंग्लिश। तो ये आपके पास हुआ था, मराठास को डिफीट कर दिया, किसने, अंग्रेजों ने। तो अब ये एक छत्र अपने आप रूल करेंगे थर्ड एंग्लो मराठा के बाद। ये आपके पास किसने किया है, आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड हेस्टिंग कब से कब तक है, 1813 से 23 तक। अच्छा, और क्या काम किया, राजपूत के साथ इसने कॉन्फेडरेसी मतलब मिलके काम करेंगे वाली पॉलिसी अपनाई। और देखो ध्यान सुनो, रेवेन्यू फ्रंट पे इसने क्या काम किया, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट में देखो ध्यान से सुनिएगा। इसने इसके समय में मद्रास में एक हेक्टर मुनरो, थॉमस मुनरो जो था, फिर चमड़े की जवान फिसल गई, थॉमस मुनरो, ठीक है। इसने 1820 में एक सिस्टम लाया, 1820 में, 1793 में देखो ध्यान सुनना, 1793 में बंगाल में गवर्नर जनरल जो था कॉर्नवालिस, इसने लाया था सिस्टम, उसका नाम था, ध्यान सुनना, उसका नाम था आपका जमींदारी। इसे हम लोग कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसमें क्या होता था, आपके पास जमींदार जो थे उनको जमीन दी जाती थी, वो जमीन को बेच भी सकते थे, दे कुड सेल देयर लैंड, और मॉर्टगेज, उसे गिरवी भी रख सकते थे, उसका ट्रांसफर भी कर सकते थे, आपका कागज। परंतु क्या होता था, जो शेयर होता था वो 89:11% होता था। 89% आपका रेंट होगा और 11% जाएगा जमींदार के पास। और इस तरीके से ये आपका सेटलमेंट चलता था। और एक जमींदार होगा, जमींदार आपका कलेक्ट करेगा रेवेन्यू। इसके अलावा इसके पास पीजेंट्स होंगे, काम करवाएगा। ये चाहे तो ट्रांसफर कर सकता है दूसरे जमींदार को या खरीद भी सकता है। और उसके बाद क्या होगा, ये अपना लैंड रेवेन्यू आपका किसको, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को यानी कलेक्टर को जमा करेगा, हर जिले में कलेक्टर होंगे। थॉमस मुनरो के समय में क्या हुआ, इसने रैयतवाड़ी वाला सिस्टम लाया, ये जमींदारी है, ठीक है। रैयतवाड़ी में क्या होता था, ध्यान से सुनना,
आपके हर गांव में जो डायरेक्ट इसमें रेवेन्यू कलेक्ट होगा, डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट होगा, जिसकी डिमांड हाई होगी, डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट होगा, डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट होगा। जैसे पीजेंट्स हैं, ये किसान हैं, किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट होगा, यहाँ पे ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, आपके गांव वाले लेवल पे ये ऑफिसर्स कलेक्ट करेंगे, फिर ये अपने तहसील पे, तहसील से आगे आपके जिले यानी कि कलेक्टर पे पास पहुँच जाएगा। तो ये सिस्टम स्टार्ट किया था किसने? थॉमस मुनरो ने। किसके समय में? आपके हेस्टिंग के समय में, 1813 से 23 के बीच में इसका समय है। पहले मद्रास से शुरू हुआ और फिर इसे बाद में एल्फिनस्टोन नाम का बंदा था, गवर्नर ऑफ बंगाल बना था, बॉम्बे बना था, बॉम्बे। ये बॉम्बे, ये मद्रास और ये बंगाल, ये तीन इनकी उस समय शुरुआत में हेडक्वार्टर्स थे। बाद तक ये तीन हेडक्वार्टर्स रहे। आज भी जो है तीन आपके मेट्रो सिटीज और चौथी आपके पास जब वो दिल्ली में 1911 में जब राजधानी ले गए तो चार मेट्रो उसी वजह से बने हैं। अब देखो क्या किया इन्होंने, इसके अलावा देखो ध्यान सुनना, इसके बाद क्या किया देखो ध्यान सुनना। आपके पास मैकेंजी नाम का एक बंदा था और उसने क्या करा, आपके पास ध्यान सुनना, इसने एक सिस्टम लाया यूपी वेस्ट में, उसका नाम था महलवाड़ी। रेतवाड़ी में डायरेक्ट है, जमींदार में जमींदार से कलेक्ट कर रहे हैं। महलवाड़ी में क्या होगा? कोऑपरेटिव टाइप का होगा। आपका एक महल हो गया, एक गांव टाइप का, उसमें आपके किसान होंगे। वो किसान कॉमन रूप में आपका रेवेन्यू जो है यूनिट बन जाएंगे और फिर वो प्रशासन की तरफ आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अपना रेवेन्यू यानी कि लगान पहुंचा देंगे। तो ये आपके पास 1822 में किसके समय शुरू हुआ? आपके किसके समय में? थॉमस मुनरो के समय में, एज इनिशियली आपका पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, बाद में से आपके नॉर्मल कह सकते हो परमानेंट बेसिस पे अगले वाले गवर्नर जनरल जो आए उन्होंने करवाया। तो ये कहाँ पे हुआ था? आपका नॉर्थ वेस्ट में हुआ था, मतलब आप लोग यूपी वेस्ट बोलते हो आज की डेट में, यूपी वेस्ट जो आपकी डेट में बोलते हो, वहाँ पे ये सिस्टम स्टार्ट किया। इसी वजह से तो होता है, देखो यहाँ पे आपके पास जो आपके जो फार्मर्स है वो सिस्टम आज ही बना हुआ, जो चौधरी वाला सिस्टम है, गांव में एक बंदा है वो कॉमन हेड होगा, रेवेन्यू उसी पर जाएगा। तो ये सिस्टम कहाँ से लाया है? इन्होंने तो लाया है, ठीक है, जो ग्रुपिंग वाला सिस्टम है। बंगाल में जमींदारी का असर ये रहा कि आज भी वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जिसकी वजह से बाद में वो नक्सल मूवमेंट बन गया, है ना, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला है। आपके जो साउथ इंडिया में मद्रास में है, वहाँ पे किसानों रेवेन्यू यूनिट इंडिविजुअल रही है, सिंगल रही है। इसी वजह से यूपी वेस्ट की तरफ जो है या हरियाणा की तरफ जो है उसमें महलवाड़ी वाला सिस्टम तो था नहीं। अब जब महलवाड़ी वाला सिस्टम नहीं है तो वहाँ पे वो ग्रुपिंग वाला सिस्टम नहीं आ पाया, ठीक है। अब ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के काम है। अगला आता है आपके पास लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर मुझसे पूछोगे वन ऑफ द फेवरेट गवर्नर जनरल्स बताओ तो मेरे पास है बेंटिक। आप देखो विलियम बेंटिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आया था 1828 से और 33 के बीच में। तब तक आपके अंग्रेज जो हैं काफ़ी हद तक एरियाज जीत चुके हैं, मराठों को भी हरा चुके हैं, मैसूर को भी दबदबा ले चुके हैं, अवध के दबदबा ले चुके हैं, है ना, अवध के एरियाज में। बंगाल उनके पास है ही है, बॉम्बे के आसपास के प्रेसिडेंसी बढ़ चुकी है, मद्रास प्रेसिडेंसी उनके पास उन्होंने एरिया बढ़ा दिया है। अब बहुत सारे एरियाज इनके पास आ चुके हैं। जब ये भारत में आया तो पहले इसकी कहानी सुनना बेंटिक की। बेंटिक जो है ऐसा ऑफिसर था, ऐसा बंदा था, सोचता था कि जो आपके द हैप्पीनेस ऑफ अ रूलर लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल टू बी रूल्ड। लोगों की जो खुशी है वो जिन पे रूल कर रहे हैं उन पे नहीं आते, मतलब जो रूल करने वाले हैं, जो शासक हैं, उनकी खुशी जिन पे शासन किया जा रहा है उनकी खुशी पे निहित है। तो आपके पास जो लॉर्ड बेंटिक था ये आपका ब्रिटिश आर्मी में सर्व करता था और 1796 में ये लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया था और लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के बाद 1796 में 1796 में ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में सांसद बना, एमपी बना। 1796 में एमपी बना। 1806 में जब ये गवर्नर ऑफ मद्रास था, मद्रास का गवर्नर था, मद्रास का गवर्नर, 3 प्रांत हैं तो मद्रास जो साउथ इंडिया वाली है, यहाँ पे एक म्यूटिनी होगी, उसका नाम था वेल्लूर म्यूटिनी। क्योंकि इस बंदे के अंदर ये था कि मिलिट्री डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए, फौजी था। अब मिलिट्री डिसिप्लिन होना चाहिए तो वहाँ पे क्या हुआ, जो आपके ट्राइबल मार्क्स थे, लोग कड़ा पहनते थे, है ना, यहाँ पे लिख देते थे बड़ा बड़ा अपना नाम, मैं हीरो हूँ। तो वो जो आपके पास ट्राइबल मार्क्स है, कान में बिल्कुल बड़े बड़े कुंडे पहन रहे हैं, हाथ में बड़े बड़े कड़े पहन रहे हैं,
तो इसने बोला ये ट्राइबल मार्क्स वगैरह नहीं चलेंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे विद्रोह हो गया। उन्होंने बोला ये हमारी आइडेंटिटी है और इस पर जो है हमला कर रहे हैं, और इसको फिर वहाँ से हटा दिया गया। वेलूर में जब आपका उपद्रव हुआ म्यूटिनी के बाद, इसे हटा दिया गया। जब इसे हटा दिया गया वेलूर म्यूटिनी के बाद, इसको 1828 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना के भेजा गया, और 35 तक ये रहा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, इसने बहुत सारे काम किए। पहला इसने क्या किया, देखो ध्यान सुनना, इसने जो है आपका सती प्रथा को ख़त्म किया। सती प्रथा को, सती जो आपके पास था ना, एबॉलिश किया 1829 में। और एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उसका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय। अगेन चमड़े का हाथ है, फिसल गया। राजा राम मोहन रॉय, है ना, राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने इसका सपोर्ट किया। कई लोगों ने मना करा कि मत करो, ऐसा म्यूटिनी हो गई थी, याद है कि नहीं है, लोग पंगा करेंगे, मत करो। इसने बोला कोई बात नहीं। कई लोग थे जो इनके खिलाफ थे, जैसे आपके पास राधाकांत देव ऑफ धर्मसभा। राधाकांत देव जो है इनके अगेंस्ट थे। इन्होंने चिट्ठियाँ लिखी कि ऐसा मत करो, हमारे उसमें मत घुसो, ठीक है, सती प्रथा में। इन्होंने जस्टिफाई किया। तो राजा राम मोहन रॉय ने इन्हें सपोर्ट किया। सती प्रथा को जो है 1829 में उन्मूलन कर दिया गया, उसको एबॉलिश कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, एबॉलिश। इसके अलावा देखो ध्यान सुनना, इसके अलावा आपके पास जो गर्ल चाइल्ड थी, इन्फेंटिसाइड, उसे खत्म किया इसने। गर्ल चाइल्ड जो इन्फेंटिसाइड था उसे खत्म करा, अर्थात जो लड़कियां थी, छोटी बच्चियां, उनको आज की 1993 से पहले आपके पास क्या होता था, आपका प्रीनेटल टेस्ट होता था, पता जाता था अल्ट्रासाउंड करवा के कि लड़की है कि नहीं। और बहुत सारे मानसिक रूढ़िवादी और पिछड़ी मानसिकता वाले लोग जो हैं आपके छोटे बच्ची को होने से पहले ही मार देते थे। तो चाइल्ड इन्फेंटिसाइड को इसने कंट्रोल करा। ठीक है, उस ज़माने में जब बच्ची हो जाती थी तो उसे बहुत सारे ट्राइब्स में क्या करते थे, इंडिया में बहुत सारे जनजाति में बहुत सारे लोग जो थे सोसाइटीज़ के, वो क्या करते थे, बच्ची को मार देते थे अलग अलग तरीक़ों से। कोई गाड़ देता था धरती में, कोई पानी में डाल देता था। तो इसने जो है इसे बैन किया। तीसरा इसने क्या करा, आपका ह्यूमन सेक्रीफाइस को ख़त्म किया, बैन किया ह्यूमन सेक्रीफाइस अपने एरियाज़ में। ठीक है, ये 3 काम इसने करे। ठीक है, चौथा काम क्या किया इसने, चौथा काम जो इसने किया वो इसने क्या किया, आपके ठग्स को सप्रेस किया, सप्रेशन ऑफ ठग्स। ठीक है, एक ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, स्लीमन को बोला कि इसे मार दो। स्लीमन ने जो है इनको सप्रेशन ऑफ ठग्स किया, जो ठग्स थे उनको खत्म कर दिया। ठग क्या होते थे, 5, 1, 5000, कितने भी ग्रुप में रहते थे, रास्ते में जो लोग आ रहे होते थे उन्हें क्या करते थे, लूटते थे। उनको लूटने के बाद ही मार देते थे, और बस ये नंबर मिटाना समझते थे उसे कि ये नंबर डिलीट कर रहे हैं। कौन, आपके ठग्स। तो इन ठग को ख़त्म किया और बोला कि इन्हें पकड़ो और मारो। तो सप्रेशन ऑफ ठग्स किया इसने, विलियम बेंटिक ने। इसके अलावा आपके पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर सिविल, इक्वालिटी इन सिविल सर्विसेज की कोशिश करी इसने, कोशिश करी फॉर इंडियंस। कि भारतीयों को जो है इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एक्सेट्रा। तो 1833 का जो कानून आया था, चार्टर एक्ट आया, अंग्रेजों ने समय समय पे कानून लाते थे, उसमें जो है इसका प्रावधान भी किया था, इंक्लूडेड दिस थिंग। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या किया इसने, 1835 में आपका मैकॉले एजुकेशन कमीशन अपॉइंट किया, जिसने, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, मैकॉले एजुकेशन कमीशन इसने अपॉइंट किया, जिसने आपका अंग्रेजी शिक्षा पे जोर दिया। 7 मार्च 1835 के दिन जो है आपके पास मैकॉले एजुकेशन कमीशन के में फाइनली मिनट पास हुआ, और उसमें ये कहा गया कि जो आपके पास अंग्रेजी शिक्षा है उसे प्रभावित करना चाहिए, और उसी से आपकी जो है आगे की एजुकेशन होनी चाहिए। ऐसा हुआ था कि 2 कमेटी बैठाई थी, बेंटिक ने दोनों को मौका दिया, इंडियंस को मौका दिया और आपके
आपके जो जिसे हम लोग कहते हैं आपके पास इंडियंस यानी कि ओरिएंटलिस्ट, और दूसरे अंग्रेजी जो एंग्लिसिस्ट हैं, दोनों को मौका दिया, अंग्रेजी शिक्षा को भी और भारतीय शिक्षा को भी। तो फाइनली जो रिपोर्ट आई, हालांकि राजा राम मोहन राय ने किसको सपोर्ट दिया, एंग्लिसिस्ट को। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा इंडिया का जो लिटरेचर है वो बेकार है, अगर आप एक अलमारी किसी ब्रिटिश लाइब्रेरी की उठाओगे और इंडिया का पूरा जितना भी आपके पास ज्ञान है उसको पढ़ लोगे तो वो बेकार है। ऐसा ये निकाला गया कि ऐसा कैसा बादशाह है जो 3-3 हज़ार तक शासन कर रहा है, 30 फुट उसकी हाइट है। तो ये मजाक वाली चीज़ इन्होंने बोली, और उसके बाद जो है आपके पास कौन सा सिस्टम आ गया, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आ गया, और भारत में नया मैकॉले एजुकेशन जो है आपका सिस्टम लागू हो गया। इसके अलावा ध्यान से सुनना और क्या काम किया। इसके अलावा देखो 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था। उसके बाद जो है आपके पास जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ऐसा मान लिया गया कि आपका काफ़ी हद तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में कब्जा कर चुकी है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बन गया, आपका विलियम बेंटिक। तो फर्स्ट आपके पास कौन बनेगा, विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक आपका पहला गवर्नर जनरल बन गया। प्रेस के लिए भी लिबरल था, प्रेस के लिए लिबरल था, मतलब जो आपके पास पत्रिकाएं होती हैं उसके लिए समझता था कि लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आपकी आज़ादी होनी चाहिए, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन की फ्रीडम होनी चाहिए। तो इसके बाद जो इनका लेफ्टिनेंट यानी कि सबॉर्डिनेट था चार्ल्स मेटकॉफे, उसने आगे जाके जब वो गवर्नर जनरल बना तो उसने कोशिश भी करी, जिसे हम लोग लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या करा, रेवेन्यू फॉर्म पे क्या करा, रेवेन्यू में भी इसने क्या करा, रेवेन्यू के लिए क्या करा, देखो ध्यान सुनना, इसने मार्टिन बर्ड के साथ जो है मिलके प्लान बनाया। मार्टिन बर्ड के साथ क्या प्लान बनाया, बेंटिक मार्टिन बर्ड प्लान कहते हैं, और रैयतवाड़ी सिस्टम को जो है ढंग से इंप्लीमेंट करवाया, प्रॉपरली इंप्लीमेंट करवाया। कहाँ पे हुआ था, यूपी वेस्ट में प्रॉपरली इसने इंप्लीमेंट करवाया, ठीक है। रैयतवाड़ी सिस्टम को इसने प्रॉपरली सॉरी अगेन स्लिप ऑफ टंग हो गया, चमड़े का हाथ फिर फिसल गया भाई फ्लो में। महालवाड़ी सिस्टम को इसने क्या कराया, इंप्लीमेंट करवाया अच्छे से। महालवाड़ी सिस्टम को मार्टिन बर्ड के साथ इसने इंप्लीमेंट करवाया। इसके अलावा इसने डबल भत्ते को कम कराया। फिर से आपका बोला अरे यार ऐसा मत करो, बहुत नुकसान हो जाएगा, लोग भड़क जाएंगे, फौजी भड़क जाएंगे। तो फौजियों को बंगाल में डबल भत्ता मिलता था, इसने डबल भत्ता रिड्यूस करवा दिया, बोला रेवेन्यू को ढंग से कलेक्ट करो। और क्या करा इसने, फाइनेंशियल जो आपके फालतू के जो खर्चे होते थे वो आपके क्या करें, एक्सपेंसेस को क्या करा, रिड्यूस करा। फाइनली आपका जो रेवेन्यू था, आपका जो जब भारत में आया था 1828 में तो घाटे में था, और जब ये गया तो सरप्लस बजट देके गया ये व्यक्ति विलियम बेंटिक। बाद में विलियम बेंटिक को हटा दिया गया, और विलियम बेंटिक को हटाने के बाद जो है बीच में आपके मेटकॉफे वगैरह गवर्नर जनरल है। अगला इंपॉर्टेंट जो गवर्नर जनरल है ऑफ इंडिया, क्योंकि आपके बेंटिक के पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया स्टार्ट हो गया था, तो आपका कौन स्टार्ट हुआ, लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी जो है आपके पास बड़ा खतरनाक भी माना जाता है और बड़ा समझदार भी माना जाता है। तो डलहौजी के जो काम है, देखो ध्यान से सुनिएगा, लॉर्ड डलहौजी के जो काम है, देखो पहला इसने क्या करा, आपके पास एक्सपेंशन करा बहुत तेजी से, आपका कंपनी का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाया। कैसे किया, देखो पहला काम इसने क्या किया, इसने एक पॉलिसी लाई, उसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जो वेलेस्ली की मैंने पॉलिसी बताई थी सॉफ्टवेयर एयरलाइंस, उसका वर्जन 2.0 था, प्रो मैक्स वर्जन था ये। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, विलय की नीति, इसने क्या था कि अगर आपके पास नेचुरल हेयर नहीं है, नेचुरल हेयर मतलब आपके पास उत्तराधिकारी प्राकृतिक नहीं है, बायोलॉजिकल सन नहीं है, तो नेचुरल हेयर अगर नहीं है, तो नेचुरल हेयर अगर नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो राज्य जो हो जाएगा, और आपने अंग्रेजों की मदद करी है, ली है, अंग्रेजों की मदद ली है, तो आप क्या हो जाओगे, विलय हो जाएगा, मतलब लैप्स हो जाएगी आपकी जो प्रॉपर्टी है। तो जैसे आपके पास झांसी थी, लक्ष्मीबाई जो थी, उनके पति थे गंगाधर राव, उनका कोई पुत्र नहीं था, और
उन्होंने क्या करा, कोशिश करी थी कि दत्तक पुत्र ले लें, अडॉप्ट कर लें, पर उसको स्वीकृति नहीं मिली। तो आपके झांसी सबसे पहले फर्स्ट जो हुआ था, वैसे सतारा हुआ था, याद रखना। सिमिलरली सतारा, इस तरीके से संबलपुर, जैतपुर, उदयपुर, ये आपके जो है इन्होंने क्या कर दिए, इसने कब्जे कर लिए डॉक्टर ऑफ लैब्स के चलते हुए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ध्यान सुनना। इसके बाद इसने क्या करा, इसने दूसरा एक्सपेंशन का जो सेकंड फॉर्मूला था वो था आपका अटैक का। तो जैसे आपका पंजाब, रणजीत सिंह जी के बाद जो है, राजा रणजीत सिंह जो थे, उनके बाद शासक इतने मजबूत नहीं हुए, और 1839 में रणजीत सिंह के जाने के बाद उनके जो आपके वंशज थे वो इतने स्ट्रांग नहीं हुए। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया, डलहौजी ने बोला कि आपके पास, आप जो है पंजाब में हमारे लोगों को हैरेस कर रहे हो, और यहाँ पे जो है आपके पास विद्रोह होने लगा था। तो उसके बाद क्या हुआ, पंजाब में अटैक हुआ और एंग्लो सिख वॉर हुई, और पंजाब को क्या कर लिया गया, अटैक करके विलय कर लिया गया। इसी तरीके से आपके बर्मा, उसको अपने साथ मिला लिया, बोला हमारे लोगों को तुमने हैरेस किया, हमारे ट्रेडर्स को। इस तरीके से सिक्किम से इन्होंने दार्जिलिंग वगैरह ले लिए। ये अटैक वाला तरीका है। दो तरीके हो गए, अटैक वाला भी हो गया और एक्सपेंशन वाला भी हो गया। ये शांतिपूर्ण है और ये हिंसक है। तीसरा और तरीका है, देखो ध्यान सुनना, इसने तीसरा और तरीका किया। तीसरा तरीका क्या किया, इसने बोला कि मिसरूल वाला, कि तुम तो ढंग से रूल नहीं कर रहे हो, जिन पे कोई लड़ाई का साथ, जिनसे कोई लड़ाई का मतलब भी नहीं है, जिनसे आप विलय भी नहीं करवा सकते, किस लिए, डॉक्टर ऑफ लैब्स। तो बोला उनको कि तुम लोग मिसरूल कर रहे हो। जैसे अवध, अवध के साथ क्या था, ध्यान से सुनना। अवध के नवाब जो था वाजिद अली शाह, खूब हेल्दी वेल्दी, हम्टी डम्टी साइज, खूब कोई दिक्कत नहीं है, बाल बच्चे इतने कोई कम नंबर ही नहीं है। तो बोला भैया तुम्हारे पास बच्चे भी हैं तो लैब्स में तो आओगे नहीं, तो तुम्हें क्या करेंगे हम लोग, किस हिसाब पे कब्जा करेंगे, मिसरूल। क्या करते हुए, मिसरूल बोलते हुए डलहौजी ने कब्जा करवा लिया। मिसरूल कि ढंग से शासन नहीं कर रहे हो, और व्यवस्था के चलते इसने इसे कब्जा कर लिया। किसको, अवध को, अवध के नवाब से। वाजिद अली शाह, क्या नाम था, वाजिद अली शाह। 1857 में 1856 के बाद इनकी जो वाइफ थी वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, इनकी जो वाइफ थी बेगम हजरत महल, और इनका उनका बेटा, मैंने पढ़ा है 1857 का रिवॉल्ट देख लेना। तो वाजिद अली शाह की वाइफ थी, उनका नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल जो थी, इनसे कब्जा कर लिया था। बाद में 1857 के रिवॉल्ट में लड़ी थी, ठीक है, अपने बेटे के साथ। नाउ कम टू द पॉइंट। ये तो इसने क्या करा, कब्जा करा। अब क्या किया देखो, बहुत सारे इसने रिफॉर्म भी किए। पहला जो रिफॉर्म करा, ध्यान से सुनना, पहला रिफॉर्म किया पोस्टल, ठीक है, पोस्टल रिफॉर्म किया। कौन सा रिफॉर्म किया, पोस्टल। और ये पोस्टल जो था पहले एक खर्चे वाला था, क्योंकि चिट्ठी भेजी जाती थी। अंग्रेज जो है क्या करते थे, चिट्ठी भिजवाते थे, और चिट्ठी भिजवाने के लिए सिर्फ आधिकारिक चिट्ठियाँ जाती थी। तो उन चिट्ठियों को क्या करा गया, इसने आपका सबके लिए ओपन कर दिया, बहुत कम रेट्स पे, बहुत कम रेट्स पे सबके लिए ओपन कर दिया, ठीक है, और कमाई का साधन बना लिया। ठीक है जी, किसने किया ये, आपका डलहौजी ने। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या स्टार्ट कर दिया, आपका पोस्टल सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। देखो ध्यान से सुनो, अगला जो है इसने काम किया, पोस्टल सिस्टम के बाद जो इसने काम किया, ध्यान से देखना, इसने जो रिफॉर्म किया है वो रिफॉर्म किया टेलीग्राफ का तार। ठीक है, 1852 में। अब इस तार में क्या होता था, खूब लंबी तारें बिछाई गई, और तार से जो है यहाँ से मैसेज दूसरी जगह पे जाता था। आपको पता होगा अभी तक जाता था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इसे बंद कर दिया है। तो ऐसे कमिंग कलकत्ता नेक्स्ट वीक स्टॉप, बस इतना मैसेज, और तार के थ्रू वो मैसेज पहुंच जाता था। पुराने ज़माने का व्हाट्सएप कह लो आप लोग। तो ये स्टार्ट किया था इसने, ठीक है। तीसरा इसने क्या किया था, रेलवे का काम स्टार्ट किया था, रेलवेज का काम किया था। 1853 में पहली बार आपके जो पैसेंजर ट्रेन है मुंबई टू थाने, वो इसी के समय चली है। 35 किलोमीटर का था ना ट्रैक।
हालांकि उससे पहले कई जगहों पे, छोटी छोटी जगहों पे मालगाड़ी बनाई गई थी, ठीक है। पोस्टर वाला भी देख लो, 1854 था इसका ना, ये लिखा ना शायद मैंने भूल गया। टेलीग्राफ, रेलवेज, ये सब इसने काम स्टार्ट किए हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या किया इसने, इसके बाद क्या किया, ध्यान से देखना। इसके बाद इसने एक और काम किया, आपका कैनाल, गंग कैनाल, इसको काम को आगे बढ़ाया, गंग कैनाल, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे आपका थॉमसन कॉलेज, जो बाद में आपका रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, रुड़की सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज, और बाद में जो IIT रुड़की बना वो इसी के समय में फला फूला, ठीक है। इसके अलावा आपका एक एजुकेशन के लिए आया वुड्स डिस्पैच। क्या आया, वुड्स डिस्पैच। चार्ल्स वुड जो था, ठीक है, वहां से आया वुड्स डिस्पैच, चार्ल्स वुड के नाम पे वुड्स डिस्पैच। और ये डिसाइड किया गया कि आपके पास जो एजुकेशन है उसके बारे में ही आपके पास है। और उसके बाद हालांकि बाद में वो यूनिवर्सिटीज़ जो है इस्टेब्लिश हुई, क्योंकि 1856 में ये भाई साहब चले गए थे, तो 3 यूनिवर्सिटीज़ की डिसाइड किया गया, ठीक है, 3, बॉम्बे, ठीक है, इसके अलावा आपके पास मद्रास, और इसके बाद आपका कैलकाटा, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई, ठीक है। और ये कैसे, लंदन के बिहाफ में, एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी। तो पहले आपके पास बच्चे प्राइमरी एजुकेशन करेंगे, फिर उनका एक एग्जाम होगा, उसके बाद जो है हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, और हायर एजुकेशन करने के लिए क्या करा जाएगा, हायर एजुकेशन के लिए क्या करा जाएगा, बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये इसने किया। इसके अलावा आपके पास मिलिट्री रिफॉर्म इसने किए। इसने कहा कि आपके पास मिलिट्री जो है इंडियनाइजेशन को रोकना है, तो ये समझ गया था कुछ ना कुछ, इसको इंफॉर्मेशन आई रही थी, तो मिलिट्री में इसने कहा कि यूरोपियंस के नंबर बढ़ा दो, ये इसने किया। इसके अलावा आपका एक कमर्शियल रिफॉर्म किया। कमर्शियल रिफॉर्म क्या है, इसने जो है आपका जो इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो आपके पोर्ट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड ट्रेड के लिए ओपन कर दिए, ओपन फॉर ट्रेड, ताकि इसका रेवेन्यू बढ़ सके। और 1856 में जो आपके पास कौन है, लॉर्ड डलहौजी जो है वो आपके पास यहाँ से चला गया। फिर 1857 में आपके 1856 में इसके बाद लॉर्ड कैनिंग आया, और 1857 में आपको पता है आपका क्रांति हुई है, ठीक है। तो जिसके बारे में वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, खूब बच्चे पढ़ाई करेंगे, नोट्स मैं आपके डाल दूंगा, नोट्स आपके लिंक पे देख लेना, ड्राइव पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में होगा। इसके अलावा आप लोग क्या करना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और सीरियसली पढ़ाई करो। अब जो है आपके पास फटाफट हम लोग सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट खत्म करेंगे, हर चीज़ जितना सिलेबस में है मैथ से लेकर हर चीज़ आपका जो है कवर करवाएंगे। खूब पढ़ाई करेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो, थैंक यू।